अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। औरत की खूबसूरती उसकी शर्म हया ही उसकी कीमती ज़ेबाइश व आराइश है, जिसे वो जितनी उम्दगी और सादगी से ज़ेबतन करेगी उतनी ही महफूज रहेगी। हुस्न को छुपा कर रखना, इसे हर किसी को ना दिखा देना इसकी हिफाजत के लिए है, और निकाह औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए है। लेकिन मैंने गलत रिवायत पर चलकर खुद का अपना ही नुकसान कर लिया था। मैं सादगी से तैयार होकर इस कमरे में बैठी थी। मेरा कुछ देर बाद निकाह हो रहा था। मेरे दिमाग में अपनी बेटियों की फिक्र सवार थी। वैसे तो मैं घर से आते हुए अपनी बेटियों को खाना बनाकर दे आई थी। मेरी बड़ी बेटी अब 15 बरस की हो चुकी थी और वो घर का कामकाज अच्छे से कर लेती थी। जब भी मैं 3 रोज के लिए घर से गायब होती, बेटी को समझा देती थी। वो घर का काम वगैरह कर लिया करती और अपनी छोटी दोनों बहनों को खाना वगैरह भी बनाकर देती थी। मगर मैं माँ थी, फितरी तौर पर मेरे दिल और दिमाग में इनके लिए परेशानी रहती थी। मेरा वो मुसलसल हर दूसरे माह 3 रोज के लिए घर से गायब होना मेरे इर्द गिर्द वालों को और बच्चों को ठटका रहा था। इससे पहले कि लोग चौंक कर इस मामला में दखल देते, मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती थी। आज आखिरी बार मैं निकाह मुता के लिए आई हुई थी। मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द के साथ हो रहा था, जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी। मैंने उस मर्द को नहीं देख रखा था। राजदारी से हमारा निकाह मुता करवाने वाले एजेंट ने मुझे इस बूढ़े के बारे में तफसीलात बताई थी। फोन पर कहने लगा, बूढ़ा 6 रोज के लिए 6 लाख देने को तैयार है। बस इसे एक सेहतमंद खूबसूरत औरत की जरूरत है। मैं नहीं जानती थी इस बूढ़े की क्या मजबूरी थी, वो क्यों आर्जी निकाह करना चाहता था, मगर ये निकाह मेरी अशद जरूरत थी। 6 लाख का सुनकर मैं फौरन निकाह के लिए तैयार हो गई। मैं अब वैसे भी कोई छोटा मोटा कारोबार करके घर चलाना चाहती थी, और हर दूसरे तीसरे माह पैसा बनाने के लिए किसी अनजान मर्द के साथ 3 दिन का निकाह करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं अपने मरहूम शौहर से वफादारी का हर वक्त दावा करती थी। उसकी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की और अपनी 3 मासूम बेटियों को भी तन तनहा पाला था। मगर दूसरी जानिब मैं इतनी मुश्किल का शिकार हो चुकी थी कि पैसा कमाने के लिए एक तो क्या, न जाने कितने अनजान मर्दों के साथ निकाह करके मैं अपने मरहूम शौहर से भी बेवफाई कर रही थी, बल्कि खुद मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे हर किस्म के मर्दों को बर्दाश्त करना पड़ता था। 3 रोज के लिए मुझे अपने निकाह में लेने वाले चंद मर्द तो ऐसे थे जिनकी दी गई तजलील मुझे मेरी अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर देती। मैं निहायत खूबसूरत औरत थी, दिखने में बिल्कुल जवान और अपनी उम्र से कहीं छोटी लगती थी। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं 40 बरस की थी। मैं अब भी चाहती तो किसी मर्द से शादी करके इज्जत से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैं किसी मर्द से सारी उम्र के लिए बंद कर रहना ही नहीं चाहती। मजबूरन मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था, मगर अब मैं थक चुकी थी। इस बूढ़े के बारे में सुना तो यही सोचकर चली आई कि 6 लाख एक साथ मिल जाने पर मैं कमाई का कोई मुस्तकिल इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं जानती थी मेरी ये आखिरी कोशिश मेरी संगीन गलती साबित होने वाली थी। मैं शुरू में अपनी मजबूरी होने के बावजूद भी मोहतात रही थी और हर बार निकाह करने से पहले मर्द के बारे में अच्छे से छान पटक कर लेती थी। मगर इस बार जल्दबाजी में और ढेरों पैसा कमाने की लालच में मैंने बूढ़े के बारे में कोई मालूमात हासिल न की थी और फोन सुनते ही अगले रोज यहाँ आ गई थी। अब सादगी से तैयार मैं निकाह होने का इंतजार कर रही थी। मैं उलझी हुई थी। इस बात की बजाय 6 रोज की बात हुई थी। मेरी बड़ी बेटी बहुत कमगोर सर झुकाकर रहने वाली बच्ची थी, मगर छोटी दोनों को अब मेरा 3-3 दिन घर से बाहर रहना खटकने लगा था। वो मुझसे सवाल करने लगी थी और नागवारी का इजहार करती थी। मैं जानती थी बच्चियां अब स्कूल जाने की उम्र को पहुंच गई हैं, इनकी उम्र बढ़ चुकी थी। मेरा 3 दिन के लिए गायब हो जाना मेरी बेटियों को शक में डालने लगा था और वो मुझे मशकूक नजरों से देखती थी। इन्हें लगता था कि मैं किसी नाजायज काम में मुब्तला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को कभी हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी निकाह मुता हलाल अमल नहीं है। पहले से मुतय्यन मुद्दत तय करके किया जाने वाला निकाह सरासर नाजायज होता है, और निकाह मुता में ऐसा ही होता है। वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है और मुकर्ररा वक्त पर खुद ब खुद तलाक हो जाती है। निकाह मुता को इस्लाम से कबल जायज निकाह माना जाता था, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर निकाह को नाजायज और क़यामत तक हराम करार दिया था।
اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متا کرتی تھی، مگر میرے دل میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی ہوں جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد کی قربت میں بڑھا لیتی ہوں۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے نہیں تھے کہ میرے پاس نکاح متا سے پیسہ کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی۔ جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس بھی مجبوری میں کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات بنانے کہیں نہیں جاتی۔ نہ ہی میرا کام ایسا ہے، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 راتیں گزارنے کے لیے نکاح متا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی ہی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی۔ انہیں اپنی ماں فحشہ اور بدکار لگنے لگی تھی۔ میں پریشان سی، سوچوں میں گم تھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا اور سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر میں اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ پہلی بار 3 کے بجائے 6 روز کے لیے مجھے ایک انجان مرد کے ساتھ رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح ہوتے ہی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب اپنے گھر لوٹ جاتی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ کو گھر پہنچا دو۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ مرد خود لے جاتے تھے، اور زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے، اور اس بوڑھے نے مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور مجھے اپنی گاڑی میں گھر لے گیا تھا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ میرا امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ کسی ہوٹل میں لے جاتا مجھے اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالی شان گھر میں داخل ہوئی تو ایک ملازمہ نے مجھے راستہ دکھا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی اصلی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے عزت احترام کو زیادہ اس توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی، مجھے واپس لوٹ جانا تھا۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی جو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ نہایت وہ بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چچک کے نشان تھے۔ اس کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی میرے لیے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا۔ کمرے میں صرف یہی بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر میں خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں آواز پاختہ سی سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنے ہیں، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہیت پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز کے بعد بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کے ہر شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا، مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر ہول رہی تھی، میں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر آئی تھی اور اب میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی۔ کہنے لگا میں بہت اصول پرست انسان ہوں۔ نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں، نہ ہی میں اپنی بات کے سامنے انکار یا کوئی بحث کرنا پسند کرتا ہوں۔ بولا اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین انتقام لیتا ہوں۔ سزا اتنی کڑی ہوتی ہے کہ سوچ کر بھی کانپ اٹھو گی۔
मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज़ ये बराबर करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। मेरी बात से इनकार करने की गलती बिल्कुल मत करना। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हुई, उसकी असल परस्ती का तो मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया था कि वो चंद रोज़ के लिए आई मेहमान औरत को अपने दिल और घर के तौर तरीके बता रहा था और मुझे पहले ही दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे इस घर में रहना होगा। इसका अंदाज़ा ऐसा था अंदाज जैसे कि वो मुझे निकाह मुता करके नहीं लाया था, बल्कि लौंडी बनाकर लाया था इस घर में। मैंने उसके लबो लहजे को शिद्दत से महसूस किया था, हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द आर्जी निकाह करके मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह बर्ताव करते थे। धौंस जमाना और तजलील करना इनके मुशागम में शामिल होता था, मगर इस बूढ़े का मुझसे इस तरह से हकमियत जताना मुझे नागवार गुजर रहा था। मेरा दिल चाहा इसे रोक दूं, इसे बताऊं कि मैं इसके घर सिर्फ चंद रोज के लिए आई हूँ और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि इस बूढ़े की भी जरूरत थी, वरना मैं कभी इसके घर में मौजूद ना होती। मगर इसका इतना रोबो दबदबा था कि मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई और सर झुकाकर बस सब सुनती रही। मैं तब इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था और मैं जल्द इस बूढ़े के घर से आज़ाद होकर वापस जाने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फिक्र नहीं थी। निकाह मुता में जहाँ मुतय्यन मुद्दत बाद खुद ब खुद तलाक हो जाती है, वहीं अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे जल्दी दिल भर जाए। हालांकि मेरी ये सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। मुमकिन ही नहीं था कि इस बूढ़े जैसे बदसूरत मर्द मुझे पहले ही आज़ाद कर देता। लेकिन खैर, उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे अपनी दी हुई रकम से पाई पाई का हिसाब लेगा और इस बूढ़े के बारे में मेरी सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर उस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की थी। एक दिन में मेरे होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान की बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया था। मेरी बेजारी पर उल्टा सजा देने के लिए उसका रवैया मुझसे मजीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहियत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई थी। वो पहले रोज मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर उसके बाद उसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसी करता जैसे मैं उसकी जर खरीद गुलाम हूँ। मेरी बेजारी बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसकी हरकतें बहुत मशकूक होती थी। उसके मुतनफ़्फ़िर रवैया के बरक्स जब उसने मेरे लिए खूबसूरत और शौक रंगों के लिबास मंगवाए तो मैं ठटक गई। चंद रोज के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब कुछ क्यों कर रहा था, जबकि उसका रवैया मुझे इतना तज़हीक अमेज़ होता था। मगर कहने लगा, मैं अच्छे खूबसूरत लिबास में तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं बहुत हसीन थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मज़ीद सजाने और श्रृंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे इससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं इसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने के तसव्वुर से ही डरने लगी। मुझे इस बूढ़े से अपने हुस्न की ना तारीफ चाहिए थी, ना ही मैं से अपना सराहना बर्दाश्त होता था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर अब मैं जानती थी कि अगर मैं इस बूढ़े को इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बिना बहस किए मैंने एक लिबास पहन लिया। वो नहायत महंगा तरीन गहरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास ये वतन करते ही मेरा हुस्न दिलकशी में मजीद निखर कर सामने आ गया। अपने शौहर की वफात के बाद मैंने बेवगी में हमेशा हल्के रंगों के लिबास पहने थे। मेरा लिबास सादा और बहुत सस्ता होता था। एक बदरंग सी चादर ओढ़े रखती थी। हर बार जब मैं पैसों की खातिर निकाह मुता करती थी तो इसके लिए एक ही मैरून रंग का लिबास रखा हुआ था। हर बार वही पहन लिया करती थी। अब वो लिबास भी अपना रंग और दिलकशी खो चुका था। बूढ़े का दिया लिबास पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो मुझे मरूब नजरों से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए अजीब से लहजे में बोला कि मैंने तुम्हें बगैर किसी वजह के नहीं चुना था। कहने लगा कि एजेंट ने जब तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो तुम्हारा हुस्न और कशिश मुझे मजबूर कर गई थी कि मैं तुम्हें इतनी महंगी कीमत देकर अपने घर ले आने पर मजबूर हो गया था। मैंने उसकी खुशी पर सर झटक दिया। मेरे पास अब 2 रोज बचे थे। इस बूढ़े की 2 दिन के लिए मुझे ढेरों खूबसूरत लिबास देने के बजाय क्या मंतक थी, मुझे कुछ समझ आ गई थी। रोज रोज वो बूढ़ा मुझे खुश रंग लिबास में संवरा सजा देख कर खुश होता था और अपनी इसी खुशी में जब वो मुझे तवज्जो देता तो मैं उससे घिन खाने लगती थी। मेरा दिल उससे इस तरह बेजार हो गया था, बुरी तरह। मुझे 2 दिन भी एक तवील मुद्दत अरसा लग रहा था। सर झुकाकर रखती थी और कोशिश करती थी बूढ़े को गुस्सा ना दिलाऊं और ये 2 दिन सुकून से गुजारूं। मैंने जैसे तैसे इस बूढ़े को बर्दाश्त किया और 2 रोज के बाद तैयारी बांध ली। अपने पैसों के अलावा
मैंने इस बूढ़े का दिया हुआ कोई भी सामान अपने साथ रखना गवारा नहीं किया था। इसके दिए तोहफे मैं किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने 2 दिन ज़र्क-बर्क लिबास भी निहायत मजबूरी में पहने थे, क्योंकि मैं इस आलीशान घर में रिहाइश के अपने आखिरी दिन मुश्किल में नहीं बनाना चाहती थी। मगर मेरे होश तो तब उड़े जब मैं इस घर से निकलने लगी और दरवाजे पर ही मुलाजिम ने रोक लिया। बूढ़ा इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने गुस्से से चौकीदार को देखा। वो अपने मालिक से निकाह मुता से वाकिफ नहीं था। शायद उसे लगता था कि मैं बाकायदा शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने चौकीदार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि मुझे अपने मालिक की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं जब्त करके रह गई थी। मैं पहले ही 6 रातें इस बूढ़े के मर्द के साथ गुजार चुकी थी। 6 रातें पहले ही इस बूढ़े मर्द के साथ मैं गुजार चुकी थी। मेरा छठा रोज था और निकाह में तयशुदा वक्त के हिसाब से मैं इस रोज सुबह अपने घर वापस जाने का हक रखती थी। मगर चौकीदार मुसलसल बहस करता रहा। एक तरफ सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने अपने लिए दरवाजा नहीं खोला। मैं वैसे वापस आकर अंदर बैठ गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। पूरा दिन गुजार कर जब बूढ़ा घर लौटा तो मैंने संजीदगी से दरख्वास्त की कि वो अपने चौकीदार को बोल दे कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। मैंने कहा, मेरे घर में मेरी बेटियां अकेली हैं, मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, वैसे भी मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैंने जितनी रकम ली थी इतना वक्त गुजार लिया है। मेरी बात पर बूढ़ा इत्मीनान से मुझे देखता रहा और तब उसने मुझे जवाबन जो बात कही मेरे होश उड़ा कर रख गई थी। कहने लगा, मैं तुमसे निकाह मुता नहीं किया था। तुम्हारी नज़र में ये आर्जी निकाह था और मुद्दत तय हुई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया। मैंने ये निकाह हमेशा के लिए किया था और अब तुम मेरी बीवी हो। इस घर में कदम बाहर नहीं रख सकती, ना ही मैं किसी को इस घर में अंदर आने की इजाज़त दूंगा। मेरे सर में धमाके होने लगे थे। मैं हक्का बक्का सी इस चिचकज़दा चेहरे वाले बूढ़े मर्द को देख रही थी। मुझे इस रोज़ पहली बार इसका इत्मीनान समझ आया था। वो इसलिए मेरे लिए इतनी खरीदारी करता था और अपने घर के असूल मुझे याद करवाया करता था, क्योंकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर लाया था। मैं इसको धोखे पर बिलबिलार कर रह गई थी। मैंने चीखते हुए बूढ़े से कहा, मेरा इसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पैसों पर निकाह नहीं किया था। मेरी 3 मासूम बेटियां हैं, मुझे उनको पालना है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच की पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम्हें मैंने हमेशा के लिए निकाह करना है तुमने, तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिश्ता भेजकर निकाह के लिए आमादा करना होगा। मेरी बात पर बूढ़ा तमस्कुर से हंस पड़ा। कहने लगा, क्या मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है। निकाह करके तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मेरे मुलाजमीन गवाह हैं कि मैं अपनी बीवी के बनाकर तुम्हें इस घर में लाया हूँ। पहले रोज से ही मैंने इन सब से कह दिया था कि इस घर की मालिकन अगर तुम चाहो तो तुम ही हो। अगर तुम चाहो तो निकाहनामा भी उठाकर देख सकती हो। इस पर कोई मुद्दत तय नहीं हुई थी। वो कहने लगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लापरवाही से आंखें बंद करके इस एजेंट पर यकीन कर लिया जिसने तुम्हारा निकाह करवाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले ही साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक सेहतमंद जवान बीवी चाहिए। बूढ़े के इंकशाफ पर मेरे कान साए साए करने लगे। मैं 2 मर्दों के बातों ने बेवकूफ़ बना दिया था मुझे। मैं बेवकूफ़ बन चुकी थी। बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वहाँ से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चिल्लाती रह गई। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। न जाने वो 6 रोज़ उन्होंने कैसे गुजारे होंगे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले पर किसी पर यकीन करने से डर रही थी। मैं रोते हुए अपने बाल नोचने लगी। अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह मुता के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और वक्त पर उसी के साथ खौफ का शिकार रहती थी। मैं तो यही सोचती रहती थी कि घर वापस जाऊंगी तो मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों की हिफाजत की थी, मगर मैं सबक हासिल करने के बजाय अगली बार फिर से जो मर्द ज्यादा पैसे की ऑफर करता मैं उससे निकाह करके चल पड़ती। इस बार मैंने तौबा कर ली। न जाने आखिर इस बार भी मैंने तौबा करने के बजाय आखिरी बार वो नाजायज निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी। बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा, मुझे घर में ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो। वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही। बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना कि अगर तुम चाहती हो तो अपनी बेटियों को भी इस घर में ला सकती हो, मगर ज्यादा शोर शराबा ना होना चाहिए। मगर इन्हें पहले ये समझा देना कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आएंगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें महाना इतना खर्च देता रहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी तरह से जिंदगी दे सकती हो, मगर इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मैं अपनी बेटियों को इस बूढ़े घर में कभी नहीं लाना चाहती थी। मैं भी उससे चीखती रही, धमकाती रही उसे, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का सहारा भी नहीं ले सकती थी, और अगर मैं किसी बूढ़े के घर
से फरार हो जाती तो तब भी मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि निकाह मुता नाजायज़ काम था। पाकिस्तान में तो इसे बिल्कुल ही हराम माना जाता है। कुछ लोग तो इसे निकाह ही नहीं मानते, बल्कि ये निकाह से उलट अमल है। ये चंद गिने चुने शहरों में बहुत निहायत राजदारी से किया जाता था। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं किसी और के बारे में नहीं जानती थी, मगर मुझे इस एजेंट के साथ मिलकर निकाह मुता करने की, अगर मैं इनका नाम पुलिस के सामने ले लेती तो बूढ़े की बजाय मुझ पर केस ही बन जाता। वो बूढ़ा भी ये सब जानता था, इसलिए वो मुतमईन था कि मैं पिंजरे में सिर्फ कैद पंछी की तरह फड़फड़ा सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटियों को इस जिंदान में नहीं लाना चाहती थी। इस बूढ़े को कबूल करना मेरे लिए निरी अजियत थी। वो मुझ पर जबरदस्ती अपना हक जताने लगा। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई। 6 रोज मैंने सिर्फ इसलिए इसे बर्दाश्त किया था कि मुझे लगा छुटकारा हासिल करने के बाद सारी जिंदगी पलट कर इसे नहीं देखूंगी। ये मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और मैं खामोशी से गुलाम बन गया। मुझे इसे छुटकारा हासिल करने के बाद मैं सारी जिंदगी पलट कर कभी भी इसे देखना नहीं चाहती थी। वो मुझे इस्तेमाल करता रहा किसी खिलौने की तरह, और मैं खामोशी से गुलाम बनी रही कि ये चंद रोज की परेशानी है। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मुझे हमेशा के लिए अपने इस आलीशान महलनुमा घर में चंद रोज नहीं बल्कि हमेशा के लिए कैद करना चाहता है। मैं गुस्से और नफरत का इजहार करती अपने घर जाने की जिद करती रही, मगर इस बूढ़े के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वो मुझे इन पसंदीदा मलबूसात में सजा सवार कर किसी गुड़िया की तरह अपने बिठाए सामने रखता था। अगर मैं कभी गुस्से और नफरत में इजहार करती तो मुझे पागलों की तरह मारने लगता। उसके दिल में वाकई रहम नहीं था। मैं चंद दिनों में ही थक गई। कमजोर सी औरत थी, गलती कर बैठी थी, अपनी गलती की सजा झेलने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। मैं समझ गई वो बूढ़ा मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। मुझे एक मुलाजमा ने उसके बारे में सब बता दिया था। उसकी पहली बीवी भी इसी तरह बहुत खूबसूरत औरत थी। और नफसियाती बूढ़ा उसे भी ऐसे ही सजा सवार कर किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था और चाहता था कि वो हर हुक्म हर बात उसकी सर झुका कर रहे। मुलाजमा ने बताया कि बूढ़े की पहली बीवी बहुत खूबसूरत और जवान थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती इस बूढ़े से करवा दी गई। पैसों के लालच में घर वालों ने सौदा कर लिया और निकाह के बाद उसकी बीवी से घिन खाती कि वो शायद ये शादी करना नहीं चाहती थी, मगर उसने अपनी बीवी को बहुत अजियत दी। उसके साथ नफसियाती बर्ताव करता, मारता पीटता रहता। उसकी जहनी अजियतों को बर्दाश्त करते करते वो मर गई। इस बूढ़े ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, मगर वो जवान होते तो अपने बाप को छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए। वो वापस कभी पलट कर राब्ता नहीं किया। बूढ़ा अकेला था और सहारे का मुतलाशी था। मेरी लालच मुझे इस बूढ़े तक ले आई थी। इसने मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाया और 6 लाख का लालच देते हुए मुझे हमेशा के लिए अपने घर में कैद कर लिया था। मैं अकेले में पागलों की तरह फुट फुट कर रोती रहती थी, जहनी अजियत का शिकार होने लगी थी। इस बूढ़े के घर मुझे 10-15 रोज गुजरे तो मेरी जिद दम तोड़ गई। थक कर मैंने इसकी शर्त मान ली और अपनी बेटियों को वहां बुलवा लिया। मैं इसकी जिद बेटियों के मैं तेनों जैसे ही मैंने अपनी बेटियों को वहां बुलवाया, मैं इसकी जिद में बेटियों को अकेले घर में छोड़ नहीं सकती थी। इसकी इतनी मेहरबानी काफी थी कि उसने मुझे बेटियों को घर में रखने की इजाजत दे दी थी। बूढ़े ने मेरी हार मान लेने पर मुझसे पता लेकर मेरी बेटियों को हमारे घर ले आ लिया था। वो तीनों बच्चियां बूढ़े को घर पहुंची तो बुरी तरह सहमी हुई थी। तीनों बच्चियां बूढ़े के घर में खौफजदा सी थी और यहाँ वहां देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे इन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लाया गया था। मुझे देखते ही वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मेरा दिल तड़प गया था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत ख्वाब देखे थे। वो आज़ादी से घर में रहती थी और चिड़ियों की तरह चहचहाती रहती थी, मगर आज अब जहां इन्हें लाया जा चुका था, वहां इन्हें सिर्फ मेरी वजह से अपनी हंसी, अपने सभी शौक दबा कर रखने थे। मैं अपनी गलती पर नादम थी। बेटियों को एक तरफ ले जाकर मैंने सब कुछ सच बता दिया था और नदामत से सर झुकाकर इनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैंने ये सोचकर निकाह किया था कि इसके बाद मैं कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी, मगर शायद यही मेरी आजमाइश थी जिसमें मैं नाकाम हो गई। मेरी बड़ी बेटी रोने लगी, बोली, आप फिक्र मत करें, जैसा भी वक्त गुजरे गुजार लें। मगर अब इस घर में अकेले रहना हमारे लिए दुश्वार हो गया था। पहले भी हर बार जब आप जाती थी, मोहल्ले के मर्द हमें हमदर्दी के बहाने हर वक्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। इस बार आपका कयाम लंबा हुआ तो हम साए घर में दाखिल अंकल बहाने बहाने से रात को हमारे घर चले आते थे और हमसे कहते थे कि तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसलिए फिक्र मत करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। मेरी बेटियां सहमी हुई थी, जबकि ये सुनकर मेरी सांस रुकने वाली हो गई थी। अगर मैं मजीद देर कर देती तो शायद मेरी मासूम बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। इन्हें इस मोड़ तक मैं लाई थी। इनके कच्चे जहनों में इन मर्दों के लिए ऐसे रवैये महफूज हो गए थे। मैं रोने लगी। मेरी बेटियां खौफजदा हो गई, मगर मुझे कुछ भी नहीं बताया था। इन्हें मैंने इतना एतमाद में नहीं दिया था कि वो मुझे अपना दुख बता सके, अपना खौफ शेयर कर सके।
मैंने बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने का ख्वाब देखा था, मगर बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी ज़ाया चली गई थी। मुझे इस रोज़ समझ आई, अल्लाह ने अकेली औरत को इज़्ज़त से दूसरा निकाह करने का रास्ता क्यों दिया था। अगर मैं इद्दत के बाद घर बसा लेती, तो मुझ पर, अपनी और बेटियों पर ये वक्त कभी ना आता। इस बूढ़े ने हम माँ बेटियों को पनाह दी, मगर चंद दिनों में ही मैंने इससे साथ बेदाम लगामों जैसा रवैया रखकर मेरी बेटियों की नज़रों में मुझे शर्मिंदा कर दिया था। जब मेरी बेटियों ने मेरी इस घर में ऐसी अहमियत देखी, तो बिल्कुल गुमसुम और खामोश सी हो गई। हमें इस बूढ़े के घर में रहते हुए 6 माह हो चुके हैं। मेरे पास आज़ादी की कोई राह नहीं बची। अब मैं सिर्फ बूढ़े की मौत का इंतज़ार करती हूँ। यही वाहिद हल है कि मैं और मेरी बेटियों की जान इस अज़ाब से छुटकारा पा लें। निकाह की अहमियत से इनकार करके मैंने बड़ी गलती कर दी थी। मेरी बेटी की सज़ा इस बूढ़े की सूरत से मिल रही थी, और पता नहीं ये सज़ा और कितनी तवील होने वाली थी।